बातों के इस सफर में मैं वंदना आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दिल की बातों का जन्म इस कोरोना काल में हुआ था, जब हमें एक दूसरे के साथ की सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस साथ और सहयोग को बढ़ाने के लिए हमारे संग बहुत सारे गेस्ट आए। वो गेस्ट हमने आपसे क्यों मिलवाए, पता है आपको? वो गेस्ट हमने आपसे इसलिए मिलवाए क्योंकि वो हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए लीक से हटकर कुछ अलग कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण कर रहे थे, कुछ दूसरों के लिए कर रहे थे। इन सम्मानित गेस्ट्स के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। अपने विचार ऐसे रखिए, अपने विचार ऐसे रखिए कि आपके विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। और ये कब होगा और कैसे होगा? ये तब होगा जब हम सब शिक्षित और स्वावलंबी होंगे। तो इसी श्रृंखला को मैं अपने युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए मैं वंदना आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला की शुरुआत करती हूँ, शिक्षा से सफलता की ओर। और इसमें मैं आपसे मिलवाऊंगी हर बार नए उभरते हुए साथियों को। तो आज की इस श्रृंखला में मेरी पहली गेस्ट हैं दिल की बातों में मिस ईशा गर्ग, जो कि आईआईएम से एमबीए हैं और इस समय प्रेजेंटली इंडिया की रिनाउंड कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। वेलकम ईशा टू माय शो दिल की बातें, रादर वी कॉल थैंक यू सो आवर शो। मच। तो ईशा, सबसे पहले थैंक यू मैं सो आपसे मच मैम। पूछूंगी कि आप अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी शिक्षा और अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के बारे में शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, सो आपने थोड़ा सा इंट्रो तो ऑलरेडी दे ही दिया है मेरा। मैं पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, श्री मुक्तसर साहिब। तो मैंने अपना प्राइमरी स्कूलिंग यहीं पे किया है, मुक्तसर में ही। फिर मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज लांड्रा। एंड उसके बाद जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग आई परस्यूड एमबीए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। And post that, I am working in the corporate world since last 2 years, and I work as a marketing manager in Tata Steel Limited. So this is a little bit about my background. ईशा, जैसा आपने बताया कि आप एक स्मॉल टाउन मुक्तसर को बिलोंग करती हो, तो इन छोटे हाँ शहरों जी। में एजुकेशन की इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या कम मिल पाती हैं। तो आपने जो ये जर्नी तय करी फ्रॉम स्कूल टू आईआईएम, आई थिंक इट इज अ लॉन्ग जर्नी। तो इस जर्नी में आपको अपना छोटा टाउन जो है वो कहीं पे हिंड्रेंस तो नहीं लगा? सो आई एग्री, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि जब आप छोटे टाउन से हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज होती हैं बट लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, अवेयरनेस कम होती है लोगों की, और हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है उस तरीके की जिस तरीके की बड़े शहरों में मिलती है। बट उस केस में आई वुड से कि मेरा बहुत ही थोड़ा इजी सफर रहा, बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। सो मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मेजर प्रोफेशनल ऑप्शंस हमें चूज करने होते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद। तो मुझे ऑलरेडी क्लियर था बचपन से ही कि हाँ इंजीनियर ही बनना है। और सारे मुझे ऑप्शंस पता थे कि अच्छा मेडिकल ले सकते हैं, नॉन मेडिकल ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। आई एग्री कि छोटे शहरों में स्किल्स का इतना अभी भी क्रेज नहीं है। अगर कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, सपोज कोई सिंगिंग परस्यू करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाता है छोटे शहरों में। आई एग्री। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत सारा गाइडेंस था, मेरे कजन्स थे बहुत सारे जिन्होंने मुझे गाइड किया। और क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानता होता है। सो जो मेरे पापा के फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत गाइड किया, पूरे शहर में सबके पता था कि अच्छा इनके बच्चों ने ये किया है, ये वहां पे है, ये यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सो इस तरीके से गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स मुझे बहुत सारा रहा स्टार्टिंग से ही। सो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि छोटे शहर में रहने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब कोई बहाना बनाने का मौका आपको नहीं मिला और आपको गाइडेंस इतना अच्छा मिलता गया कि आप हमेशा सफलता की ओर आगे अग्रसर होते रहे। तो ईशा, जैसा आईआईएम में एंट्री पाना हमारे बहुत से यंगस्टर्स की एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है या सपना सा होता है। तो आपने ये कोई स्ट्रेटजी अपनाई? ये आप आसानी से आईआईएम में गए, वहां पे अपना 2 साल अच्छे से स्मूथली पास आउट किया और फिर आपको जॉब भी इतनी अच्छी कंपनी में मिल गई, इंडिया के रिनाउंड कंपनी में। तो कोई स्ट्रेटजी फॉलो की क्या आपने इसके लिए?
अ, बिल्कुल मैम, मैंने स्ट्रैटेजी तो फ़ॉलो की थी, बट ऐसे कोई मैजिक ट्रिक नहीं था मेरे पास। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की थी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो जो कैट का एग्ज़ाम जो क्लियर करना होता है एमबीए के लिए, तो उसके लिए मैं रेगुलरली मॉक टेस्ट्स देती थी। मैंने कोई कोचिंग भी जॉइन नहीं किया था। मैंने खुद ही सारी प्रिपरेशन की थी। मैंने कुछ ऑनलाइन सीरीज़ जॉइन की थी और रोज़ मॉक मॉक टेस्ट, बट आई यूज्ड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ऐसा होता था कि नहीं, हर रोज़ एक मॉक टेस्ट करना ही है। और अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता था, तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करना। मैं 3 घंटे मॉक टेस्ट करके 5 घंटे एनालिसिस पे स्पेंड करती थी। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट जस्ट कैट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो मोस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। वो मॉक्स देते रहते हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं आता है और फिर वो निराश हो जाते हैं। बट आई थिंक एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना कि आपकी कमी कहाँ पे है, कौन-कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उसके ऊपर बार-बार काम करना और फिर एक-एक करके जब आप ऐसे गलतियाँ अपनी यहाँ सुधारते जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और फिर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू या रिटन असेसमेंट टेस्ट करके एक होता है। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, आपको बहुत सारा रीडिंग का हैबिट्स डालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर कुछ भी करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जिन दिनों में मैंने दिया था, उन दिनों में डिमोनेटाइज़ेशन का बहुत बोलबाला था। तो हमें पता था कि या डिमोनेटाइज़ेशन या जीएसटी, इन 2 चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही हुआ मेरे साथ। सो वही है कि अगर आप अवेयर हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, तो आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इंटरव्यू में जब आप जाते हो, यू हैव टू बी वेरी प्रेज़ेंटेबल। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे से आप तैयार होके गए हो, तो उसमें आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है एक। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। तो बस यही मेरे 2 ट्रिक्स थे कि टेस्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और उसके बाद इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए इट वाज़ ऑल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। आप जो भी इंटरव्यूअर के साथ वन टू वन कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्रेज़ेंटेबल। दैट्स द ओनली ट्रिक दैट आई यूज्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे यंग एस्पिरेंट्स के लिए ईशा ने 2 मैसेज दिए हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और दूसरा मैसेज है कि यू शुड बी प्रेजेंटेबल, और तीसरा जो इनका जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, वो आपके लिए भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि आप अपने फ्लॉ खुद ढूँढिए। जब अपने फ्लॉ खुद ढूँढेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनको तब रेक्टिफाई कर पाएँगे, तो आप फ्लॉलेस हो जाएँगे। तो ईशा, जैसा कि आपने मार्केटिंग में एमबीए किया है, तो मार्केटिंग तो एक फील्ड वाला जॉब आई थिंक होता है, या आप कभी-कभी आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। तो ये फीमेल्स के लिए क्या थोड़ा-सा अलग हटके है? या और भी जो फाइनेंस या और भी जो स्ट्रीम्स हैं, वो आपने क्यों नहीं ली? व्हाई मार्केटिंग? तो ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों मार्केटिंग क्यों? तो मुझे लगता है कि जब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ही पता हो कि आपको मार्केटिंग में ही एमबीए करनी है या फाइनेंस में ही करनी है। बहुत बार क्या होता है, जब आप एमबीए स्कूल में चले जाते हो, तब आप वहाँ जाके सब चीज़ें देखते हो, पढ़ते हो, तो धीरे-धीरे खुद को आपको पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस और है। आप फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देख रहे हो 10 साल बाद? आपको कौन-सा जॉब करना है? आप कौन-सा एक ऐसा जॉब है जो आप खुद को करते हुए देख सकते हो बार-बार, बार-बार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? तो मेरे लिए वैसा ही था। मैं भी एकदम ओपन माइंड से गई थी। कुछ डिसाइडेड नहीं था मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस। बट विदिन 1 मंथ ऑफ माय एमबीए जर्नी मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे मार्केटिंग में ही करना है, बिकॉज़ मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, एज़ यू राइटली मेंशन्ड। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनका समझना पड़ेगा उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर मार्केट में चल क्या रहा है। जनरल भी आपको अगर कुछ जानना है, तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई लव। आई लव टॉकिंग टू पीपल। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा फोर्टे है बात करना, आई कम्युनिकेट वेरी वेल। आई हैव बीन टोल्ड बाय मेनी ऑफ माय टीचर्स इन स्कूल दैट आई कम्युनिकेट वेरी वेल। तो इसको अगर मैं यूज़ कर सकूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो मार्केटिंग वाज़ अ मीडियम जिसके थ्रू मैंने ये किया। और हालाँकि मेरे खुद के पेरेंट्स चाहते थे कि मैं फाइनेंस परस्यू करूँ या ऑपरेशंस परस्यू करूँ, बट आई परस्यूड मार्केटिंग बिकॉज़ अ, फाइनेंस जो है वो डेस्क जॉब है, तो मैं खुद को नहीं देख सकती कि मैं एक डेस्क पे बैठ के पूरा जॉब करूँ। नंबर क्रंचिंग बहुत करना पड़ता है उसमें। तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बाहर जाके लोगों से बात करनी है बस।
तो इसी एक चीज़ को मैंने कोर रखते हुए मार्केटिंग को चूज़ किया था और फिर विद द ग्लोरी ऑफ गॉड आई गॉट इनटू एन इंटर्नशिप विद टाटा स्टील और उसी से मेरा पीपीओ कन्वर्ट हो गया। सो वो पूरा मार्केटिंग रिलेटेड जॉब था, तो उससे मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता गया मार्केटिंग में। तो एक बार आप मैंने 2 महीने मार्केटिंग में काम करके देख लिया तो इट वाज़ डिसाइडेड कि हाँ, मार्केटिंग ही करना है। बट आई वुड अगेन सजेस्ट ऑल द यंग पीपल जो अभी एमबीए कर रहे हैं या जिन्होंने अभी एमबीए करनी है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही पता हो कि आपको क्या करना है। हालाँकि आपके आस-पास बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी पता है उनको क्या करना है, बट डोंट फील प्रेशराइज्ड बिकॉज़ ऑफ दैट। आप खुद जाइए, एक्सप्लोर करिए हर एक फील्ड को, थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ देखिए, फिर देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ बन रहा है। सो तो आपकी बातों से ये इसी लग तरह रहा है से मैंने ईशा की मार्केटिंग चूज़ स्टडी में की। एनालिसिस तो करना ही चाहिए, बट सेल्फ एनालिसिस भी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है कि सेल्फ एनालिसिस करके ही बिल्कुल, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे और फिर एक अपनी को एक दिशा ढूँढ पाओगे और देन यू कैन हिट योर गोल। बिल्कुल, बिल्कुल। Isha, apart from your official journey or your daily routine, what else do you do? Some creative or something else to make you lively? So, to make me lively, so when I'm not in office, I'm mostly reading. मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत शौक है लिटरेचर पढ़ने का सिंस स्कूल। तो उसी रीडिंग के शौक से ही मेरा लिखने का शौक एक उत्पन्न हुआ। तो अगेन स्कूल टाइम से ही मैं लिखती थी, एसेज वगैरह लिखते थे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीतते थे। तो धीरे-धीरे मैंने उसको थोड़ा मोनेटाइज़ करना शुरू किया। तो मैंने एक यूएस की एक मैगज़ीन है, ऑनलाइन मैगज़ीन है, फॉर वुमेन ऑफ कलर। सो इट इज़ अ मैगज़ीन बाय वुमेन फॉर वुमेन। तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो वुमेन है वो अपने आर्टिकल्स लिखती हैं। इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब, फ्रीलांसिंग के थ्रू मैंने अपने आर्टिकल्स वहाँ पे दिए थे, अभी भी उस वेबसाइट पे हैं मेरे आर्टिकल्स। तो इसके थ्रू मैंने यूएस के एक मैगज़ीन के लिए जब आर्टिकल्स लिखे, बहुत पसंद किए लोगों ने, तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, मतलब अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है और ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे हैं और लिखो। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ते-बढ़ते फिर ऐसे ही लोग मिलते जाते हैं आपको आगे। ऐसे ही आप कोई भी ऐसे फील्ड में जाते हो, राइटिंग या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा क्रिएटिव स्किल में जाते हो, तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते रहते हैं रास्ते में। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई मेट सम लाइक माइंडेड पीपल ड्यूरिंग माय एमबीए। तो हमने साथ में एक ब्लॉग शुरू किया बिकॉज़ हमें लगा कि आज इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पीपल आर नॉट फाइनेंशियली अवेयर। उनको नहीं पता है कि जो उनके आस-पास चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे काम करती हैं। जैसे पीछे ही मॉरेटोरियम का बहुत न्यूज़ आ रहा था कि मॉरेटोरियम के इंटरेस्ट वेव हो गया, तो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता था कि मॉरेटोरियम होता क्या है? या फिर उसका इंटरेस्ट अगर सरकार वेव कर रही है, तो उसका उन लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? तो हमने देखा कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं, लोगों को नहीं पता है। तो हमने देखा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो लोगों को पता होनी चाहिए। ये बहुत ही तो इम्पोर्टेंट हमारे चीज़ें हैं, डेली लेकिन यूज़ लोगों को में, नहीं पता है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी बिल्कुल, ये बहुत काम आती हैं। हाँ जी। बिल्कुल, हम ये क्रेडिट कार्ड दिन में 100 बार बोलते होंगे, बट बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये काम कैसे करता है। हमें बस पता है कि क्रेडिट कार्ड नाम की कोई चीज़ होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी के बारे में कुछ लिखा जाए, क्योंकि अब हम अगर पढ़ लिख गए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं सोसाइटी को? नॉलेज। नॉलेज बाँटने से कभी भी कम नहीं होती है। नॉलेज और खुशी एक 2 चीज़ें हैं, जितनी बाँटोगे बढ़ेगी। तो हमने सोचा कि नॉलेज बाँटते हैं और हमने बिल्कुल ही सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में लिखना शुरू किया कि जो बंदे ने एमबीए नहीं भी किया है, उसको भी ये चीज़ें समझ आएँ। उसको ऐसा नहीं लगे कि बहुत हाई-फाई चीज़ है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे नहीं समझ आएगी। बहुत ही छोटे-छोटे आर्टिकल्स और बहुत ही सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हमने फिन्स एंड मार्क्स शुरू किया था और आज हमारे रीडर्स 10 कंट्रीज़ में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वी हैव अराउंड मोर देन 50,000 व्यूअर्स। हमारे आर्टिकल्स बहुत बार लिंक्डइन पे फीचर भी हो चुके हैं। वही है कि जब आप लिखते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। लोग आस-पास के बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं, ये चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, आपका आर्टिकल पढ़ के पता लगी। सो इट फील्स रियली गुड टू फाइनली गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी थ्रू अ ब्लॉग, थ्रू राइटिंग। हमें लगता है कि बहुत छोटी-सी चीज़ें लिखना, बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अ पेन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल अगर आप उसको सही से यूज़ करते हो तो। यस, अ पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। ये तो हम लोग को स्कूल में पढ़ाया बिल्कुल। जाता था कि हाँ जी, पेन जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। बड़ी-बड़ी देशों में क्रांति तक इससे आ गई हैं। तो ईशा, जैसे आप
अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लिख रहे हो, इतनी नॉलेज है आपके पास। एक कहावत हमने पढ़ी है और अक्सर सुनते हैं, इट्स अ मैन्स वर्ड। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सेइंग? सो आई बिलीव दैट इट इज अ मेंस वर्ल्ड, क्योंकि मैंने जब एमबीए ज्वाइन किया था तो हमारे 250 के बैच में सिर्फ 20 लड़कियां थी, और जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मेरी टीम जो थी, आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन दैट टीम। सब लड़के थे, मैं पहली लड़की थी और सिर्फ एक ही लड़की थी पूरी टीम में, दैट वाज मी। सो दैट इज ट्रू, इट इज अ मेंस वर्ल्ड, बट आई विल से कि इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मेन दैट इट इज अ मेंस वर्ल्ड, इट इज द फॉल्ट ऑफ वुमेन। अब अगर एमबीए करने ही 20 लड़कियां आ रही हैं 250 में से, तो 20 ही लड़कियां आगे जाके मैनेजर बनेंगी ना। तो मेरा पॉइंट है कि लड़कियां जो हैं आजकल, उनके पास भी वही ऑप्शंस हैं जो लड़कों के पास हैं, बट मुझे नहीं पता कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ती हैं, क्यों वो आगे हायर स्टडीज परस्यू नहीं करती हैं। आज की डेट में लड़कियां बहुत कम हायर स्टडीज परस्यू करती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आपको खुद ही खड़े होके देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे ये ऑप्शंस हैं, मैं आगे ये पढ़ाई कर सकती हूँ, या मैं किस तरीके से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। आप ये, अगर जब तक लड़कियां खुद ये चीज विजन नहीं करती कि उनको आगे 5 साल में 10 साल में क्या करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई और आपके लिए ये चीज विजन नहीं करेगा। और जितने भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अगर आपके आसपास ऐसी वुमेन हैं जिनको उनके ऑप्शंस नहीं पता हैं, या जो किसी कारण आगे पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए कि उनमें भी पोटेंशियल है। एंड इट सब जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मुझे लगता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बिकॉज वुमेन आगे उठती ही नहीं है वो चीज करने के लिए। सो यस, इट इज अ मेन्स वर्ल्ड, बट आई थिंक इट इज द ऑनर्स ऑफ वुमेन टू मेक इट एन इक्वल वर्ल्ड। तो आपको ही खुद ही खड़े होके अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, एंड आई थिंक एनीवन कैन डू दैट। चाहे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ भी हो, अगर आप में है ये जज्बा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जॉब ही करनी है एक दिन, तो यू विल फाइंड अ वे, बट यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, ईशा का मैसेज कितना बढ़िया है कि इट इज़ नॉट द मैन्स फॉल्ट कि हम लेडीज पीछे रह गई। ये वुमेन को ही अपने आप को, अपना जज्बा आगे बढ़ाना है और उनको अपने आप को प्रूफ एंड जस्टिफाई करना है। ईशा जैसी लेडीज के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, बल्कि लेडी तो नहीं, ये गर्ल ही है अभी तो, यंग एस्पिरेंट हैं, तो मैं इनके जैसे होनहार लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है, भाग्य के दरवाजे से पे सर पीटने से बेहतर है कि अपने कर्मों का तूफान पैदा कर दो। ट्रस्ट मी, सफलता के दरवाजे अपने आप आपके लिए खुल जाएंगे। आप में वो जज्बा होना चाहिए, आप में वो स्पिरिट होनी चाहिए, वो तूफान, वो एनर्जी होनी चाहिए कि सफलता खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी कि यस, आई एम फॉर यू। ईशा ने हाँ बहुत जी, अच्छा बहुत। मार्गदर्शन के तौर पे बहुत सारी सीख दी हम लोगों को। बातों बातों में बहुत सारी मोटिवेशन की बातें बताई, जो कि ना ही सिर्फ फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल हैं, मेल्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। जो चाहे, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप जो चाहे ग्रैब कर लो और अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपके साथ भी जो अगर अच्छी घटनाएं हुई हों, आपने कोई मोटिवेशन लेवल अचीव किया हो, या आप किसी के लिए एक रोल मॉडल हो, तो आप प्लीज़ हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे चैनल पे आइए, अपना शोकेस करिए और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनिए, एक रोल मॉडल बनिए। तो थैंक यू ईशा फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम for our channel, थैंक यू। and I think it will be very helpful for the young aspirants who are going to compete or enter any competition. Thank you, Isha. थैंक यू सो मच। All the थैंक यू best वंदना for your मैम, थैंक यू future, फॉर इनवाइटिंग मी। and may God fulfill all your dreams and desires. थैंक यू सो मच।